Good morning, class. Today we are and I'm sure आपने प्रीवियस टॉपिक जो हमारा जीन पूल का था उससे बहुत कुछ सीखा होगा। उस पर रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं आई विल इंशाल्लाह शेयर इन द ग्रुप और आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करके वापस मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको पता चल सके कि आया आप उन प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हैं या नहीं, बिकॉज दे मे कम इन योर एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स एंड दे मे कम इन योर एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम थोड़ा सा इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर आते हैं। तो ओवरऑल जो हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। द वन इज कॉल्ड द क्लासिकल जेनेटिक्स या द अर्ली डेज जेनेटिक्स और दूसरे को नाम दिया जाता है मॉडर्न जेनेटिक्स का। तो इस चैप्टर के अंदर हम इंशाल्लाह दोनों टॉपिक से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स या जो अर्ली डेज जेनेटिक्स है, जिसमें सबसे पहले जो है वो डिस्कस किया जाता है मेंडलिज्म को या द लॉज ऑफ द ग्रीगर जॉन मेंडल। एक्चुअली ही वाज ए kind of a monk, but he did a kind of experiment on a plant called the pea plant, or botanically it is called the Pisum sativum. उसके एक्सपेरिमेंट के बाद जो है उसने कुछ हमें इनहेरिटेंस के उसूल बताए या जो हमारे पास कुछ इनहेरिटेंस के इन्होंने लॉज बताए हैं। तो बाकी सारे प्लांट्स में से पी प्लांट को सेलेक्ट करने का जो रीजन है ग्रीगर जॉन मेंडल का वो ये है कि हमारे पास जो ये प्लांट है पीसम साटिवम, that is the pea plant. This plant is फाउंड इन वेरियस वैरायटीज और दूसरा जो है हमारे पास इस प्लांट के अंदर जो अच्छी बात है वो ये है कि ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स, मतलब इसी के जो एंथर हैं वो इसमें से पोलन ग्रेन निकलने वाले उसी फ्लावर के या उसी प्लांट के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। नतीजा जो है वो प्लांट सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट कहलाता है। लेकिन जो मेंडल ने हमारे सामने चीजें रखी हैं या जो मेंडल ने हमारे सामने बातें रखी हैं उस बातों को सामने लाने के लिए मेंडल ने इस प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइजिंग की बजाय इसको क्रॉस फर्टिलाइज करवाया और फिर जो है वो हमें मुख्तलिफ नताइज देखने को मिले। उसके बाद जो है अच्छी चीज जिसका डिस्कस किया जा रहा है वो ये है कि हमारे पास जो या ग्रीगर जॉन मेंडल ने जो दो वैरायटीज को आपस में क्रॉस करवा के एक नई वैरायटी सामने जो पेश की जिसको नाम हाइब्रिड का दिया। तो हाइब्रिड जो है वो तकरीबन केसेस में आपके जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेराइल हुआ करते हैं, लेकिन जो हमारा ये पीसम साटिवम प्लांट है या जो गार्डन की प्लांट है ये जो है हाइब्रिड होने के बावजूद भी फर्टाइल हुआ करता है। तो इन्हीं सारी रीजंस की वजह से जो है इजीली अवेलेबिलिटी है, कल्टीवेशन टाइम इसका कम है। तो इन सारी चीजों की वजह से जो मेंडल है उसने चूज किया पी प्लांट को और फिर उसके कुछ हमें उसूल बताए या जो है वो हमें कुछ लॉज बताए। तो आपके पास बुक के अंदर भी काइंड ऑफ अ टेबल बना हुआ है जिसके अंदर इसने मुख्तलिफ वैरायटीज को, मतलब द टॉल पी प्लांट को उसने क्रॉस करवाया डॉर्फ पी प्लांट के साथ और नाम दिया इनको
यानी पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन दोनों वैरायटीज जो हैं वो एक कैरेक्टर के लिए आपस में डिफरेंट है। कैरेक्टर यहाँ पर कौन सा आपको बताया जा रहा है, कैरेक्टर आपको हाइट बताया जा रहा है। इस तरीके से इस प्लांट के अंदर आपको एक ही कैरेक्टर के अंदर दो मुख्तलिफ वैरायटीज मिलेंगी। जैसे अगर आप फ्लावर कलर की बात करें तो आपको इसी प्लांट के अंदर व्हाइट कलर के फ्लावर भी दिखेंगे और पर्पल कलर के फ्लावर भी दिखेंगे। अगर आप बात करें इसमें सीड शेप की तो आपको राउंडेड सीड भी मिलेंगे और कॉन्स्ट्रिक्टेड सीड भी मिलेंगे। अगर आप सीड सरफेस की बात करें तो आपको इस पी प्लांट के अंदर स्मूथ सरफेस वाले भी सीड मिलेंगे और रफ सरफेस वाले सीड भी मिला करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके बुक के पेज नंबर 185 पर इन अ काइंड ऑफ अ टेबल आपको बताई गई हैं कि एक कैरेक्टर को लेकर ग्रीगर जॉन मेंडल ने उस कैरेक्टर के अंदर पाई जाने वाली जो दो मुख्तलिफ वैरायटीज हैं जिनको नाम स्ट्रेन का दिया जाता है। किसका दिया जाता है, स्ट्रेन का, यानी वैरायटी। तो यहां पर दो मुख्तलिफ स्ट्रेन है फॉर वन कैरेक्टर कॉल्ड द हाइट। तो कहा ग्रीगर जॉन मेंडल ने कि जब आप एक टॉल पी प्लांट का डॉर्फ पी प्लांट के साथ क्रॉस करवाएंगे, इससे पहले एक बात यहाँ पर मेंशन करने की है, वो ये है कि जो आपके इस बुक के टेबल में दिए गए रिजल्ट्स हैं ये सारे वो रिजल्ट्स हैं जो ग्रीगर जॉन मेंडल ने अपने किए गए एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हासिल किए थे। इट इज नॉट नेसेसरी कि आज अगर आप उसके काम को रिपीट करेंगे तो वही सेम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मैं दोबारा कहूंगा कि जो हमारे बुक की टेबल में डाटा दी गई है वो सारी डाटा जो है हमारे पास सर ग्रीगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट से ली गई है या उन्हीं के एक्सपेरिमेंट के अंदर पाई जाने वाली वो सारी एनालिसिस। तो जब एक टॉल पी प्लांट का क्रॉस करवाया डॉर्फ पी प्लांट के साथ, तो जो पहली जनरेशन आई उसको नाम दिया F1 जनरेशन का। कौन सी जनरेशन का, F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट फ्लायर जनरेशन। इफ यू रिमेंबर हम इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं मेसलसन और स्टेनली के एक्सपेरिमेंट में, जहां उन्होंने डीएनए को सेमी कंजर्वेटिव प्रूव करना चाहा था। तो हमारे पास इन प्लांट्स के अंदर से जो आने वाली पहली जनरेशन है वो जनरेशन जो है हमारे पास कहलाती है F1 जनरेशन। और एक और चीज यहाँ पर मेंडल ने बताई कि जो इन दोनों वैरायटीज में से पहली जनरेशन में एक्सप्रेस होगा या जो ज्यादती से एक्सप्रेस होगा हम उसको नाम देंगे डोमिनेंट कैरेक्टर का। बिकॉज आपको नहीं पता होता कि ये खुद ग्रीगर जॉन मेंडल को भी नहीं पता था कि इन दोनों वैरायटीज में से कौन सी वैरायटी जो है वो डोमिनेंट है, या अगर डोमिनेंट के कॉन्सेप्ट को रिवाइव करें तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुके हैं हम कि जिस वैरायटी के एक्सप्रेस होने के चांसेस ज्यादा हो उस कैरेक्टर को हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। तो इन दोनों कैरेक्टर्स में से या इन दोनों वैरायटीज में से जो भी वैरायटी आपको F1 जनरेशन के अंदर अपीयर होती दिखाई दे, आप उस वैरायटी को नाम दीजिएगा डोमिनेंट वैरायटी का। और जो हमारे पास F1 जनरेशन में अपीयर कैरेक्टर नहीं हो पाता हम उस कैरेक्टर को नाम देते हैं रिसेसिव कैरेक्टर का। तो हमेशा आप जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स को लिखते हैं कैपिटल लेटर से, और जो हमारे पास वैरायटी एक्सप्रेस नहीं हो पाती वो लिखी जाती है इन द स्मॉल लेटर्स। मैं दोबारा कहूंगा कि टॉल और डॉर्फ पी प्लांट के अंदर जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में F1 जनरेशन में अपीयर हुए थे वो सारे टॉल पी प्लांट थे। टॉल प्लांट थे तो मेंडल ने इस कैरेक्टर को नाम दिया डोमिनेंट कैरेक्टर का और कहा कि जो भी आपके पास F1 जनरेशन में
डोमिनेंट कैरेक्टर या जो आपके पास अपीयर हो कैरेक्टर मेजॉरिटी से, उसको नाम दीजिएगा आप डोमिनेंट का, और उसके जीनोटाइप को आप लिखिएगा कैपिटल लेटर्स में। और वो कैरेक्टर जो इन दोनों में से F1 के अंदर एक्सप्रेस ना हो पाए तो आप उस कैरेक्टर को नाम दीजिएगा रिसेसिव कैरेक्टर का, और उसे जो है वो लिखा जाता है इन द जीनोटाइप विद द स्मॉल लेटर। अब ये जो पहला क्रॉस करवाया था क्रीगर जॉन मेंडल ने, वो था क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब ये जो प्लांट है इसके स्टिग्मा को ब्लॉक कर दिया था, और ये जो प्लांट है उसके एंथर को रिड्यूस कर दिया था या कट कर दिया था, ताकि यहां से पोलन ग्रेन जो है वो आर्टिफिशियली, याद रखिएगा ये जो पहला क्रॉस किया जा रहा है ये हमारे पास क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन में आर्टिफिशियल जो है वो क्रॉस करवाया था क्रीगर जॉन मेंडल ने, क्योंकि ये प्लांट जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन में बिलीव करता है। तो अब एक नई वैरायटी सामने के लिए, हाइब्रिड वैरायटी सामने लाने के लिए मेंडल ने इसको करवाया था क्रॉस फर्टिलाइजेशन। फिर जब इसका रिजल्ट आ गया तो फिर अलाउ किया गया इस टॉल प्लांट को कि ये अब सेल्फ फर्टिलाइज हो, और फिर जो है वो आगे कहानी बढ़ती है। तो दिस इज कॉल्ड आपके पास F1 जनरेशन, P जनरेशन, टॉल प्लांट एंड ऑल दिस कैरेक्टर। आई एम श्योर ये आपको याद आया होगा। इसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ और चीजें इन द मेंडलिज्म। सो ही मेड अ काइंड ऑफ अ क्रॉस of the tall plant with the dwarf plant. You can see the tall plant is homozygous dominant and the dwarf plant is homozygous recessive. तो आप भी अगर इस पी प्लांट के अलावा किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर एक कैरेक्टर के लिए दो डिफरेंट वैरायटीज का क्रॉस करवाएंगे और वो दोनों वैरायटीज आपस में क्या हो, होमोजाइगस हो, तो इस तरीके से आपके पास जो इनमें से F1 जनरेशन आएगी वो कहलाएगी आपकी हाइब्रिड वैरायटी। बिकॉज अब ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीनोटाइप में एक आपके पास टॉल वाला एलन है और एक आपके पास डॉर्फ वाला एलन है। लेकिन क्योंकि टॉल प्लांट जो है या जो टॉल कैरेक्टर है वो डॉर्फ के ऊपर डोमिनेंट है, इसीलिए उसके एक्सप्रेस होने के चांसेस नहीं है इन द F1 जनरेशन। दोबारा यहाँ पर एक बात रिपीट करेंगे कि ये जो बातें कही जा रही हैं आपको, ये सब वो बातें हैं जो क्रीगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट में सामने आई, और उन्हीं की बातों को आपके सामने यहाँ रिपीट किया जा रहा है कि जब उसने एक टॉल प्लांट पी प्लांट को क्रॉस करवाया डॉर्फ पी प्लांट के साथ, तो इसके पास जितने भी ऑफस्प्रिंग आए थे they all came with the tall, and this shows the complete dominancy over the tall plant. उसके बाद जो है he obtained the F2 generation. So he made a cross of the tall plant with the dwarf plant, and he obtained all the offspring with heterozygous dominant character. तो ये जितने भी प्लांट F1 जनरेशन के अंदर आए थे, they all came with the tall character. फिर जब इसने अलाउ किया कि एक टॉल प्लांट को इसी के साथ क्रॉस करवाने के लिए, मतलब F1 लाने के लिए, F1 जनरेशन लाने के लिए मेंडल ने जो है वो यहां पर करवाया था क्रॉस फर्टिलाइजेशन। लेकिन अब की बात इसने क्रॉस फर्टिलाइजेशन अप्लाई नहीं की। इसने कहा कि भले ये प्लांट जो है वो सेल्फ फर्टिलाइज हो, और आप देखते हैं कि F2 के जो है वो रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो हमें जो है वो ऐसा एक क्रॉस करवाना पड़ता है ऑफ द गैमीट्स। यहां पर भी आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के गैमीट
ये इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के गैमीट है। आपको पता है कि 4 इसमें से गैमीट बनेंगे, 2 कैपिटल टी और 2 स्मॉल टी। और इस वाले प्लांट के भी 4 जो है वो हमारे पास गैमीट बनेंगे, 2 कैपिटल टी एंड 2 स्मॉल टी। इसलिए जो है वो हमने एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी और उसकी की तरफ एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी रखा है। अब ये जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो F2 के अंदर आएंगे उनके जो है वो जीनोमिक जो है वो कॉम्पोजिशन बताएगी कि आपके पास जो F2 जनरेशन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो किस तरीके के आएंगे। आया वो सारे के सारे अगेन टॉल आएंगे या उनमें से कुछ डॉर्फ भी आएंगे। तो जब मेंडल ने एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट टॉल पी प्लांट का क्रॉस उसी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट टॉल पी प्लांट के साथ करवाया थ्रू सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो फिर F2 के अंदर उसे कुछ नए नतीजे देखने को मिले और उसने कहा कि आपके पास जो F2 है वो आया करेगी 3:1 के अंदर। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो टॉल कैरेक्टर है वो अगेन काइंड ऑफ डोमिनेंसी के अंदर आपको शो होता दिखाई देगा। इसीलिए जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जीनोटाइप में कैपिटल टी आने की वजह से इट विल बी कॉल्ड द टॉल। यहाँ पर भी जीनोटाइप में एक जो है वो हमारे पास कैपिटल टी होने की वजह से इट विल आल्सो बी कॉल्ड एज द टॉल। यहाँ पर भी एक कैपिटल टी की वजह से इट इज आल्सो कॉल्ड टॉल। और F2 के अंदर जो हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर है वो भी अपीयर होता है, लेकिन उसकी जो है वो अपीयर होने की या एक्सप्रेस होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल कम है, क्योंकि वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है और रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो उसके एक्सप्रेस होने के चांसेस कम होंगे। मेंडल ने जो है वो नाम दिया इसको एज 3:1 का और कहा कि ये आपके सामने जो है वो 2 चीजों को एक्सप्रेस करता है। एक आपके सामने एक्सप्रेस करता है ये जीनोटिपिक रेशियो और दूसरा है आपके पास फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो में आपके पास ये होमोजाइगस डोमिनेंट 1 है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट 2 है और होमोजाइगस रिसेसिव 1 है। तो आप यहां लिखेंगे 1:2:1। What this is called the genotypic ratio of the monohybrid cross। अब यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हम जो है वो एक कैरेक्टर की जो है वो हाइब्रिड वैरायटी को ऑब्टेन करने के लिए हमने ऐसा क्रॉस करवाया है, तो इसीलिए हम इसको नाम दे रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो ये जो है वो हमारे पास कहलाता है 1:2:1 is called genotypic ratio and phenotypic ratio is called 3:1, means in the appearance the tall will be dominant and with 10% or 5% it will be called the appearance of the dwarf variety। तो this is called आपका phenotypic ratio 3:1 and 1:2:1 will be called as genotypic ratio। ये सिर्फ एक जो है वो कैरेक्टर को लेकर मेंडल ने क्रॉस नहीं करवाया, ऐसे बहुत सारे आपकी बुक में ये कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। इफ यू विल लुक के ही क्रॉस्ड द राउंड विद द रिंकल सीड, ही क्रॉस्ड येलो with the green cotyledons, he crossed purple flower with the white flower। F1 के अंदर आप देखेंगे तो सारे टॉल आ रहे थे, सारे राउंड आ रहे थे, सारे येलो आ रहे थे, लेकिन जब फिर अलाउ किया कि वो आपस में सेल्फ फर्टिलाइज हो, सेल्फ फर्टिलाइज का मतलब इसी का क्रॉस इसी के साथ, बिकॉज हमारे पास ये प्लांट जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजर है, तो इसीलिए इसको अलाउ किया गया F2 लाने के लिए फॉर सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और फिर जो है यहाँ से मेंडल ने एक चीज को फॉर्मुलेट किया और उस चीज को नाम दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो थोड़ी देर बाद आपके सामने हम बताते हैं। सो जब उसने F2 जनरेशन हासिल की उस सेल्फ फर्टिलाइजेशन के अंदर से, तो
उसे एक लॉ को फॉर्मुलेट करने की जरूरत पड़ गई और उस लॉ को उसने नाम दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर आप सेग्रीगेशन के लफ्जी मतलब पे जाएं तो लफ्ज सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, जिसका ऑपोजिट जो है वो एग्रीगेट मतलब मिल जाना है। तो इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है वो इस तरीके से हमें समझाया कि अगर आपके पास एक होमोजाइगस जो पेरेंट है, अगर आप इसी का क्रॉस जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाते हैं तो जो आपके पास F1 जनरेशन में प्रोजेनी आती है, उस F1 जनरेशन प्रोजेनी का जो जीनोम है या जो उस जीन के लिए जो जीनोटाइप है वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। अब क्या ये कैरेक्टर जो है वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं हो सकता? तो इस बात को जो है वो साबित किया F2 जनरेशन के क्रॉस में कि अगर आपका एक पेरेंट जो है वो किसी कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस है, यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एक पेरेंट है, क्योंकि पहले ये पेरेंट थे F1 जनरेशन लाने के लिए, फिर जब F2 जनरेशन ऑब्टेन की जाएगी तो फिर these two will behave as the parent। तो आप देख सकते हैं कि पेरेंट जो है वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ये पेरेंट भी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। इसका क्रॉस इसलिए ऐसा करवाया जा रहा है क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजर ये प्लांट है। अब जब ये पेरेंट अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए गैमीट बनाएगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर से ये 4 गैमीट प्रोड्यूस होंगे। और आपको पता है कि हमारे पास जब मायोसिस होती है तो मायोसिस में ये जो हमारा इफ यू रिमेंबर मायोसिस 1 द सेपरेशन ऑफ the homologous chromosomes, meiosis 2 is called the separation of chromatid। तो अगर आपके एक पेरेंट में 2 क्रोमोसोम्स पर 2 डिफरेंट वैरायटीज मौजूद हैं फॉर वन कैरेक्टर, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जो है आपके पास इसी तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में भी एक्सप्रेस हो। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास you can see कि this is a different allele and this is also a different allele for the same trait or for the same kind of a variety। तो हमारे पास ये पेरेंट जो है वो अपने आप को जब रिप्रोड्यूस करेगा ऐसे ही नेक्स्ट पेरेंट के साथ, तो फिर इसके अंदर से आने वाली जो प्रोजेनी है उसमें आपको ये जो सिंपल हमारा रिसेसिव एलील है वो इससे सेपरेट होता दिखाई देगा। मतलब अगर ये एक पेरेंट के आपके पास क्या है जो गैमीट्स हैं, अगर आप दूसरे पेरेंट के भी ऐसे गैमीट बनाएं और मायोसिस के बाद जो है अगर ये बन गया आपका स्पर्म और ये बन गया आपका एग, तो आपके पास जो F2 के अंदर जो प्रोजेनी है it will appear with the recessive variety। हालांकि F2 जनरेशन के अंदर मोस्टली जो है वो टॉल वैरायटीज ही आई हैं, लेकिन अगर F2 के अंदर भी हमारे पास कंप्लीटली टॉल वैरायटीज आती जो कि नहीं आई, कुछ वैरायटीज हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर्स की भी हैं, तो इसी रिसेसिव कैरेक्टर के आने की वजह से मेंडल ने जो है वो इस लॉ को फॉर्मुलेट किया और नाम दिया इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमीट्स, कि अगर आपके पेरेंट जो हैं वो किसी एक कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस हैं तो आपके पेरेंट के अंदर ये एलील ना तो इसके इफेक्ट को मास्क करता है, यानी ये एलील ना तो इस एलील के इफेक्ट को कोई काइंड ऑफ नुकसान पहुंचाता है, ना ही ये एलील जो है वो आपके इस एलील के इफेक्ट को काइंड ऑफ कोई नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ये दोनों अपने आप में एक्सप्रेस हो सकते हैं। याद रखिएगा, यहां से भी ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है और यहां से भी ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि यहां से ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां जो एलील है उसकी एक्सप्रेसिविटी के चांसेस ज्यादा हैं। इससे पहले वाले पॉपुलेशन जेनेटिक्स या जो जीन पूल के अंदर हमने आपको बताया था
कि जिस भी एलील का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसके पॉपुलेशन के अंदर एक्सप्रेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन जो दूसरा एलील है जिसको हम रिसेसिव एलील के नाम से जानते हैं, क्या वो कभी भी पॉपुलेशन के अंदर एक्सप्रेस नहीं होगा? सर ऐसा नहीं है। अगर ये यहाँ पर नहीं आता तो हम जो है वो ये कभी भी ना कहते कि रिसेसिव कैरेक्टर कभी अपीयर होता ही नहीं है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। एक जनरेशन के अंदर, फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने देखा कि रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर नहीं हुआ। सर फिर कौन सी जो है वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में वो अपीयर हुआ? इन द F2 जनरेशन थोड़ा ही सही लेकिन वो कैरेक्टर अपीयर हुआ, और इसी वजह से जो है वो हम इस होने वाले फिनोमेनन को नाम देते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, जिसके लिए मायोसिस के जो इवेंट्स हैं वो हमारे लिए रिस्पांसिबल है। अगर आपको याद हो कि हमारे पास जो एनाफेज 2 है, एनाफेज 2 में क्या होता है कि हमारे पास जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होते हैं। आप अगर इसको गौर से देखना चाहें तो अगर ये हमारे पास एक पेरेंट के क्रोमोसोम्स हैं तो यहां पर T और यहां पर T, तो इस तरीके से अगर ये जो है वो एक पेरेंट है तो मायोसिस 1 के अंदर क्या होगा? ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, यानी दिस विल कम हियर एंड दिस विल कम हियर। अब ये तो है हमारे पास मायोसिस 1 जिसमें हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं। अब मायोसिस 2 के अंदर जो है वो हमने जब एनाफेज देखा था जिसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनको अलग कर लिया जाता है, तो इन दोनों एलील्स के साथ होने के बावजूद भी इनको अलग किया गया इन द मायोसिस 2 एनाफेज 2। इसी अलग होने की वजह से दोबारा कहूंगा कि यहाँ पर ये एक डिफरेंट एलील है और ये डिफरेंट एलील है, तो ये हमारे आने वाली जो प्रोजेनी है उसमें साथ नहीं रहे। अगर इसमें साथ रहते तो हमें ये वैरायटी कभी भी ना मिलती इन F2 जनरेशन। तो इन दोनों डिफरेंट एलील्स के सेपरेट होने की वजह से नाम दिया जाता है इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स का, जिसके लिए मेंडल ने कहा था कि अगर आपके पास एक पेरेंट जो है वो किसी कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस हो और आप उसका क्रॉस जिसके साथ करवा रहे हैं वो भी अगर उस कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस हो, तो आपके पास जो प्रोजेनी आएगी उस प्रोजेनी में आपका जो रिसेसिव एलील है उसकी एक्सप्रेसिविटी के भी चांसेस होंगे। उतने ज्यादा चांसेस नहीं होंगे जितने बाकियों के होंगे, आई मीन जो टॉल या जो डोमिनेंट वैरायटी है, लेकिन रिसेसिव वैरायटी के भी एक्सप्रेस होने के चांसेस होंगे। तो आई एम श्योर कि ये पहला जो क्रॉस है वो टॉल वैरायटी और ड्वार्फ वैरायटी का आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से जो और बाकी मेंडल ने टेबल में हमें बताए हैं उसने वो सारे क्रॉसेस करवाए और फिर उसमें से आने वाले जो नतीजे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल आपको बताए हैं। इसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड द डाइहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर इसको मोनोहाइब्रिड क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज दिस इज फॉर सिंगल कैरेक्टर, तो इसीलिए ये हाइब्रिड वैरायटी है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट एलील हाइब्रिड वैरायटी, इसलिए इसको मोनोहाइब्रिड। इसके बाद का जो क्रॉस होगा वो हमारा डाइहाइब्रिड होगा, मतलब एक ही क्रोमोसोम पर दो डिफरेंट जीन्स के एलील्स होंगे। हम देखेंगे उनमें से क्या होता है। दिस इज इट, आई एम श्योर आपको समझ आया होगा। इसके हवाले से जो भी क्वेश्चंस हो प्लीज लेट मी आस्क। The more you will ask about these things, the more you will understand। और इनको सिर्फ देखने से या सुनने से समझ ये चीजें बहुत कम आती हैं। जब तक आप इनको खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप ये खुद से प्रोसेस नहीं कराएंगे, तब तक आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।